बस एक चुटकी सिंदूर और पल भर में रिश्ते बदल जाते हैं। वहीं जो एक अजनबी था कभी सबसे अजीज बन जाता है, जिसके लिए और जिसके साथ पूरी ज़िंदगी साथ चलने की कसम खानी पड़ती है और हर पल अपनी परीक्षा भी देनी पड़ती है। पहाड़ों की बहन पठार यानी कि छोटा नागपुर का ग्रामीण अंचल का एक क्षेत्र चंबा, जहां बचपन से मैं इस परिवेश में पला और बड़ा, क्योंकि मेरे पिता बैंक में थे और उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। उन्हें चंबा इतना अधिक पसंद आ गया था कि उन्होंने वहीं पर ज़मीन खरीदी और वहीं सारी ज़िंदगी रह गए। वैसे भी झारखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। हरे भरे पेड़, झरने, नदी, तालाब, पठार, पहाड़ क्या नहीं है वहाँ। और उससे भी ज़्यादा वहाँ के सीधे साधे भोले भाले लोग। चंबा में जब पापा गए थे तब मेरी उम्र मुश्किल से 10-11 साल रही होगी। हमारा स्कूल जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते थे, वहीं पापा ने मेरा नाम भी लिखवा दिया था। चंबा पब्लिक स्कूल में मैं और मेरा भाई दोनों एक साथ ही जाया करते थे। मेरे क्लास में कई लड़कियां भी पढ़ती थी, मगर उसकी आंखें हमेशा कुछ कहती थी। जबकि मैं बचपन से ही दायरे में था, फिर भी ना जाने क्या कशिश थी उसकी आंखों में। मैं हमेशा ही खिंचा सा चला जाता था। कभी वह स्कूल नहीं आती तो मैं उसके लिए नोट्स बनाया करता, उसे जाकर दिया करता था। खेल के समय में भी जाकर उसके साथ खेलने लगता तो मेरे टीचर आके मुझे डांटने लगते, क्यों अनिमेश, तुम्हारे पास लड़के नहीं हैं क्या? तुम लड़कियों से ही दोस्ती क्यों करते हो? फिर मैं खिसियानी हंसी के साथ आकर अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता था। लेकिन हमारी ये दोस्ती बरकरार रही, क्योंकि वह और उसके परिवार वाले हमारे घर में आना जाना करते थे। उसके पिताजी कॉलेज के प्रोफेसर थे। उसके 3 भाई बहन थे, वह सबसे छोटी थी। बहुत ही खुश मिजाज पुष्पा। जब भी मैं उसे बुलाया करता था वह मुस्कुराकर मुझे देखा करती। बिल्कुल ही नाम के अनुरूप फूलों की तरह खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी आंखें, काले घुंघराले बाल, चेहरे का गेहुआ रंग, बड़ी ही निश्चल मुस्कुराहट, ना जाने कैसे वह मेरे दिल में उतरती चली गई। जैसे जैसे मैं जवानी के आगोश में बढ़ता गया, मेरे मन मस्तिष्क में पुष्पा बसती चली गई। मेरे मन में उसके अलावा कोई और ही थी ही नहीं, ना ही मैं कभी उसके बिना जीने की कल्पना भी कर सकता था। लेकिन चंबा एक बहुत ही छोटा शहर था, जहाँ प्रेम और प्यार की किसी अपराध से कम नहीं था। इसलिए मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई। धीरे धीरे हम दोनों बड़े होते चले गए। समय हर जख्म का इलाज होता है। मैं भी सब कुछ भूलकर छुट्टियां लेकर गांव चला गया। कुछ वैसे ही था, कुछ बदल भी गया था, मगर मेरा घर भी बाहें फैलाकर मेरा इंतज़ार कर रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। माँ, सब कुछ वैसा ही है। शर्मा अंकल आंटी। हाँ बेटा, सब कुछ वैसा ही है। कुछ बदल गया, कुछ नया बन गया, कुछ पुराने लोग यहाँ से चले गए, बाकी सब कुछ वैसा ही है। कल तुम घूम कर आओ ना, घर पर क्यों बैठे रहते हो? हाँ माँ, मैं तो आज ही घूमने जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। वही मंदिर था जहाँ जाकर मैं हर दिन घंटी बजाया करता था, पूजा किया करता था। आज ना जाने मेरे पैर उधर कैसे उठ गए थे और मैं उधर ही चला गया। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं पुरानी बातें याद कर रहा था। इसी बहाने से पुष्पा भी रोज़ आया करती थी मंदिर प्रणाम करने के लिए, और मैं भी इधर आ जाया करता था। आंखों आंखों में हम दोनों में ही कुछ बातें भी हो जाया करती थी और एक दूसरे को देखकर हम मुस्कुरा दिया करते थे। ना जाने कितनी उमंगें थीं और हर कुछ ऐसा लगता था जैसे मेरी मुट्ठी से में आ गया। मगर आज सब कुछ फिसल गया है। पुष्पा तो अपने घर में मगन होगी, अपने बाल बच्चों के साथ खुश। कभी मुझे हिम्मत भी नहीं पड़ती पूछने की पुष्पा की शादी कहाँ हुई और किसके साथ हुई। तभी मेरी नज़र सामने पड़ी एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई पतली दुबली सी लड़की पर। वह आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। यह तो पुष्पा है। अरे मगर यह सफ़ेद साड़ी में कैसे? मेरा दिल थक से रह गया। पुष्पा, मेरे आवाज़ देने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ अनिमेश, बोलो। पुष्पा, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मगर मैंने तो तुम्हें पहचान ही लिया था। पहचानने में कितनी देर लग गई, उसने उल्हाना देते हुए कहा। मैं अवाक उसका चेहरा देखता रहा। मैंने कहा, पुष्पा ये सब क्या है? तुम ये सफ़ेद कपड़े? मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नियति है अनिमेश, भाग्य का लिखा हुआ। अब तो आदत पड़ गई है। यह कब हुआ? 3 साल पहले। ओह, और तुम्हारे बच्चे? एक बेटी है। आओ ना घर, मम्मी पापा बहुत खुश होंगे।
हाँ ज़रूर, मेरा दिल पहले ही टूटा हुआ था, एक बार फिर टूट गया। कभी मैंने यह नहीं सोचा था कि पुष्पा मुझे इस रूप में कभी मिलेगी भी। मेरी आँखों में आँसू आ गए। मैं घर आया, अपनी माँ से पूछा, माँ, पुष्पा के साथ क्या हादसा हुआ था? पुष्पा के साथ? अरे वह तुम्हें कहाँ मिल गई? मंदिर में। आज जब मैं मंदिर गया तो वह मंदिर में आई थी। मैं सदमे में आ गया। अरे क्या बताऊँ बेटा, लो चाय पियो। बड़ी ही बदकिस्मत है वह बच्ची। बड़ी धूमधाम से शर्मा जी ने उसका ब्याह किया था। लड़का भी बहुत अच्छा था, परिवार भी बहुत अच्छा दिखता था, मगर उन लोगों ने कितनी चालाकी दिखाई। लड़के को दिल की बीमारी थी, उन लोगों ने छुपा दिया। उसे दिमाग में ट्यूमर था, उसे भी छिपा दिया, जबकि वह कैंसर बन चुका था। शादी के 3 साल बाद भी नहीं हुए थे कि कैंसर अपनी असलियत में आने लगा और दिल की बीमारी के कारण उसका पति नहीं झेल पाया और उसकी मृत्यु हो गई। 1 साल की छोटी सी बच्ची उसकी गोद में थी। ससुराल वालों ने पति की मृत्यु के बाद ही अपने रंग बदल दिए। वह तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, अपनी बच्ची के साथ पूरी ज़िंदगी काटना चाहती थी, लेकिन उसके सास ससुर मिलकर उसे हरिद्वार वृद्धा आश्रम में छोड़ने वाले थे। जब शर्मा जी को पता चला तो वह जाकर अपनी बेटी नातनी दोनों को ले आए। तब से बेचारी यहीं रह रही है, बड़ी दुखियारी है। अब शर्मा जी रिटायर कर गए हैं। भाई भाभी का बर्ताव बहुत अच्छा नहीं है। पुष्पा स्कूल में पढ़ाती है और किसी तरह से अपनी और अपनी बच्ची को पाल रही है। माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। हाँ बेटा, क्या करेगा, यह तो नियति है। भगवान की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। दूसरे दिन मैं उठकर शर्मा अंकल और आंटी के घर चला गया। वे दोनों मुझे देखकर ऐसे खुश हुए जैसे कि सगे माँ बाप हों। उन्होंने पुष्पा को आवाज़ देकर कहा, पुष्पा देखो कौन आया। पुष्पा अंदर से दौड़ती हुई आई। अरे अनिमेष, तुम यहाँ? वह मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों का सूनापन बरकरार था। उसकी आंखों में अब वह उमंगें नहीं थी जो होनी चाहिए थी। भला भरी जवानी में पुष्पा बेचारी कैसी गमगीन हो गई है। मैं सोचने लगा, जा बेटा चाय बना कर ले आ, शर्मा आंटी ने कहा। हाँ ठीक है, यह कहकर पुष्पा चाय बनाने के लिए चली गई। आंटी अंकल, यह कैसे हुआ? पता नहीं बेटा, हमारी किस्मत खराब थी। आंटी रोने लगी। अब तो बड़ी चिंता होती है, तुम्हारे अंकल भी रिटायर कर गए हैं और हमारी ज़िंदगी का क्या ठिकाना, कल को क्या होगा, और अरुण अपना परिवार संभालेगा कि इसे संभालेगा? और इसके साथ एक बच्ची भी है, उसका क्या होगा? बड़ी चिंता लगी रहती है। आंटी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा। बस एक चिटकू सिंदूर किसी की किस्मत बदल देती है, किसी की पहचान बदल देती है। मैं पुष्पा से शादी करूँगा। यह तुम क्या कह रहे हो? शर्मा आंटी घबराते हुए बोली। तुम्हारी मम्मी सुन लेगी तो नाराज़ हो जाएगी। क्यों आंटी, क्यों नाराज़ होंगी? किस किताब में ऐसा लिखा है कि किसी विधवा से शादी करना कोई अपराध है? क्या मुझे अपने समाज को बदलना है, या अपने आप को बदलना है, या अपनी सोच को बदलना है? मैं अपनी माँ को मना लूँगा, आप चिंता मत कीजिए। शर्मा आंटी और अंकल दोनों की आंखों में आंसू आ गए। मैं घर आया, अपनी माँ से दृढ़ता से कहा, माँ आप चाहती हैं ना कि मेरा घर बस जाए? हाँ बेटा, माँ की आंखें चमक उठी। तूने लड़की पसंद कर ली? हाँ माँ, मैंने लड़की पसंद कर ली। कौन है वह? पुष्पा। पुष्पा? माँ एक बार हड़बड़ा गई। यह तू क्या कह रहा है? वह तो एक बच्ची की माँ है। तो क्या हुआ माँ, हमारा समाज ये कितना रूढ़िवादी है, कितना संकुचित सोच है। एक चुटकी सिंदूर एक लड़की का भाग्य बदल देता है। अगर उसके माथे पर सिंदूर नहीं है तो वह बेचारी हो जाती है, ना घर की रहती है ना घाट की। माँ, मुझे इस सोच को बदलना है, मुझे पुष्पा से ही शादी करनी है। मैं उसे ऐसे घुटकर मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे अपनी माँ को थोड़ा समझाना पड़ा। मम्मी पापा को भी पता था पुष्पा एक बहुत ही सुलझी हुई, अच्छी, संस्कारी और घरेलू लड़की है, और उसका घर बस जाए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। माँ पापा दोनों ने हाथों में शगुन के लिफाफे और मिठाई के डिब्बे लेकर जाकर शादी पक्की कराई। बहुत ही सादगी के साथ मंदिर में फेरे लेने के बाद मैंने पुष्पा की मांग में सिंदूर भर दिया। अब वह मेरी थी हमेशा के लिए। यह सिंदूर एक सुदृढ़ पहचान है, मेरी एक ढाल जो मैं हूँ अपनी पत्नी के साथ। फ्रेंड्स, आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।